तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपको किस्सा तो कुछ और सुनाना था, लेकिन आज मुंबई की एक अदालत से बहुत अहम फैसला आया, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को एक दूसरे केस में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मसला सिर्फ छोटा राजन की कैद का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको पत्रकार जेडे मर्डर केस में ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट तक सही ठहराई जा चुकी है। अब दूसरे केस में उम्र कैद होने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में छोटा राजन का रास्ता आसान नहीं होगा। अब इस केस की अपील हाई कोर्ट में जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी छोटा राजन के लिए इस दूसरी उम्र कैद से बचने के लिए। आज के पहले जितने लोगों को भी एक केस में उम्र कैद की सज़ा हुई है, उनका जेल से बाहर आना नामुमकिन साबित हुआ। वो भले अरुण गवली हो, भले सुभाष सिंह ठाकुर हो, भले ही बबलू श्रीवास्तव हो या दूसरे लोग, जो कुछ आए हैं वो 20-20 साल जेल में रह के फिर बाहर आए। लेकिन अब इस फैसले में जो बात सामने आती है कि आप कानून से लंबे समय तक नहीं बच सकते। शायद इसलिए कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। केस है 2001 का, तारीख 4 मई, मुंबई का बहुत ही बिजी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नाना चौक कीरगांव, वहीं पे एक बहुत ही उम्दा और बहुत चलने वाला बार कम रेस्टोरेंट, ये कोई डांस बार नहीं था, कोई किराए पे रहने वाला होटल नहीं था, कोई जुए का अड्डा नहीं था, लेकिन प्योर शराब का परमिट उनके पास था, बेचने का परमिट रूम था जिसको बार कह देते हैं, और रेस्टोरेंट है जिसका खाना पूरे इलाके में मशहूर था, और उस रेस्टोरेंट का नाम था गोल्डन क्राउन, और उसका मालिक था 6 फीट 2 इंच हाइट वाला लंबा चौड़ा आदमी जया शेट्टी। बहुत से लोग आज मुझे कमेंट किए जो मुंबई से हमारे प्रोग्राम देखने वालों ने, उनको लगा कि जैसे ये जया किसी औरत का नाम है। नहीं भाई, ये एक शख्स का नाम है जिसका नाम था जया शेट्टी, और उसका ये एक ही रेस्टोरेंट नहीं था, उसके 3-4 और भी थे, जिनमें से एक शायद उसने एक लॉन्ग लीज पे लिया था। और शेट्टी लोग, आपको मालूम है कि उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। अब कहा यह जाता है कि इस शख्स से, जया शेट्टी से, जो गोल्डन क्राउन का मालिक था, ये ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर था। नीचे भी रेस्टोरेंट था, फर्स्ट फ्लोर पे भी था, सेकंड पे भी था, और उसके ऊपर रूफ टॉप था। रूफ टॉप पे ओपन में लोग बैठते थे और अपनी दारू पीते थे, गपशप लड़ाते थे जगह के हिसाब से। और उस एरिया में आपको बता दें कि बहुत सारे डायमंड डीलर्स, स्टॉक एक्सचेंज पे काम करने वाले और बड़े व्यापारी, क्योंकि वो एरिया एक कमर्शियल सेंटर है। आदमी काम कहीं भी करते हो, लेकिन वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रमाइसेस में भी बहुतेरे लोग बिजनेस से जुड़े हुए रहते थे। और जो रेस्टोरेंट का जो खाने का स्टैंडर्ड, सर्विस, ये वो, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत हाई एंड क्लाइंटेल उनकी वहाँ पे आती थी खाना खाने और शराब पीने। कोई बार नहीं थी और कोई डांस नहीं था, कोई
ऑर्केस्ट्रा नहीं था, कुछ नहीं था। खैर, उसका मालिक था जया शेट्टी। 60 साल के करीब उम्र होगी उसकी उस समय में, और निधड़ किस्म का आदमी था, परवाह नहीं करता था किसी की। तो छोटा राजन 2000 में उसके ऊपर अटैक होता है बैंकॉक में। पैसे की ज़रूरत थी, जहाँ कहीं से भी उसको लगता था कि पैसा आना चाहिए, वहाँ धमकियाँ मिल जाती थी। कहने को तो जो आज रिकॉर्ड में आ रहा है कि उस आदमी से 50,000 की फिरौती मांगी गई, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि वो लाखों में थी, क्योंकि फिरौती मिली ही नहीं, इसलिए उसका मर्डर हो गया। और जो बचाव पक्ष के वकील होते हैं वो तो कहते ही हैं कि देखो जी, ये कोई 50,000 रुपये को मांगने वाली बात थोड़ी होती है, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं। पर्दे के पीछे क्या होता है सबको पता होता है। खैर, इस आदमी से छोटा राजन ने फिरौती मांगी, फ़ोन किए, और उसके लोगों ने फ़ोन किए, जिनमें हेमंत पुजारी एक था, कि जया शेट्टी, जया भाई, छोटा राजन को पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। उस आदमी ने पैसा नहीं दिया, और 4 मई 2001 को, जब तक छोटा राजन अपने इलाज के बाद काफ़ी ठीक हो चुका था, खर्चे बहुत थे, पैसा चाहिए था, जहाँ से भी आए वेलकम, तो इस आदमी ने नहीं दिया। तो इसके लिए 3 जो शूटर थे, 4-5 लोग इन्वॉल्व थे पूरी कॉन्स्पिरेसी में। नाम तो बहुत लोगों के लिए जाते हैं, लेकिन आजकल वो लोग अपना बाहर से वापस आके बेल लेके रीसेटल भी हो गए हैं, अपने रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आ रहा। ये हमारे कानून का एक और पक्ष है कि असल में जो लोग काम करवाते हैं, अगर उनका असर रसूख है तो बच के साफ निकल जाते हैं, और नाम रह जाता है सिर्फ उन भाड़े के टट्टुओं का जो कुछ पैसे लेके गोलियां चलाने जाते हैं। यही केस इसमें हुआ। कॉन्स्पिरेसी करने वाले कुछ लोग और थे, लेकिन उनका इस केस में कहीं भी जिक्र नहीं आया। हमें मालूम है कि वो लोग कौन थे, फिर किसी एपिसोड में उनका जिक्र भी करेंगे। लेकिन आज के दिन क्योंकि ये जजमेंट आई है और इस जजमेंट में उनका जिक्र नहीं है, इसलिए उनकी बात आज का दिन नहीं करेंगे। हुआ ऐसे, 4 मई 2001 को 2 आदमी, 2 शख्स जाते हैं क्राउन बार में, नाना चौक, गामदेवी, और होटल के अंदर घुस के जया शेट्टी को गोलियां मार देते। तो जया शेट्टी के होटल का मैनेजर और एक तो और वेटर उन शूटर का पीछा करते, उनमें से एक को पकड़ भी लेते हैं। ये देखिए, एक ऐसा बहुत कम होता है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, जब एक गोलियां चलाने वाला आदमी आपके मालिक को कत्ल करके भाग रहा है, लेकिन उसके साथ काम करने वाले लोग अपनी ज़िंदगी का खतरा झेलते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये शायद यही कारण था कि ये केस एक नतीजे तक पहुंच सका। वो शूटर जिसने गोलियां चलाई थी वो पकड़ा जाता। अब इसमें जो केस के मुताबिक जो लोग इन्वॉल्व थे, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है अजय मोहिते का। अब ये अजय मोहिते का 2007 में नेहरू नगर कुर्ला में एनकाउंटर भी हो जाता है। उसके साथ था प्रमोद ढोंडे, और एक और आदमी था राहुल भंडारे। एक और शख्स जो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, उसका नाम था समीर अशोक मानिक। लेकिन ये मानिक जो था, ये एक केस आपको बता दें कि पहले से ही एक दूसरी अदालत में चल रहा था, मकोका कोर्ट में। जब ये केस मर्डर हुआ उसके बाद मकोका लगा,
क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया, कोर्ट में केस चल रहा तो उसका फैसला भी आ गया। जज बंगाली थे शायद उसके, तो उन्होंने 3 लोगों को सज़ा दी थी उम्र कैद की, और जो ये मानिक है समीर अशोक मानिक, इसको बरी कर दिया था। इसका पेरिफेरियल रोल था कि इसने शायद रेकी वेकी की थी कि कितने बजे मालिक अकेला होता है, क्या होता है, वो सब किया होगा, लेकिन वो बरी हो जाता। 3 लोगों को उस ओरिजिनल केस में उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये अजय मोहिते जिसको सज़ा हुई थी उम्र कैद की, वो 2007 में बाहर क्या कर रहा था। ऐसा होगा कि पैरोल पे या किसी बेल तो होनी मुश्किल है, मकोका में बेल तो होती नहीं और सज़ा भी होनी है, तो शायद किसी बहाने से बाहर आया होगा और उसका एनकाउंटर हो जाता। बाकी 2 लोग अभी भी जेल में हैं उस केस में। लेकिन क्योंकि छोटा राजन उस केस में वांटेड था, इसलिए उसका नाम उस केस में खड़ा रहा। और अब 2015 में बाली से अरेस्ट होता है छोटा राजन, बाहर लाया जाता है, तो उसके सब केस जो उसके खिलाफ पेंडिंग पड़े थे, जिनमें से ये जया शेट्टी का केस भी था, उसकी ट्रायल शुरू होती है जिसका फैसला आज आया। इसमें बाकी लोगों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये वांटेड एक्यूज्ड बाद में पकड़ा गया, इसलिए सिर्फ छोटा राजन का केस ही चल रहा था। तो क्योंकि पहले जज ने पूरी एविडेंस पे बेस्ड 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। अब ये तो बहुत मुश्किल था कि जो चौथा एक्यूज था मास्टरमाइंड जिसने ये कत्ल करवाया छोटा राजन, वो कैसे बच सकता था। तो आज उस अदालत का फैसला भी आ गया। उम्र कैद मतलब जितनी उनकी उम्र है तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये दूसरा केस हो गया छोटा राजन की ज़िंदगी का। पहला जर्नलिस्ट जेडे का, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए खेल कुदरत कैसे खेलती। जया शेट्टी बहुत बड़ा नाम था शेट्टी कम्युनिटी में, 4-5 और अदारे चला रहा था, बहुत प्रॉपर्टी का मालिक था। कहा जाता है कि 2001 में उसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी, जो आज बढ़ बढ़ के 150 करोड़ के करीब हो गई है। उसके 3 बेटे, उसकी पत्नी। कैरल रोड, दादर कैरल रोड कॉमन सा एरिया है, प्रभा देवी के साथ टच भी करता है। वहीं पे जहाँ पे बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे रहते हैं, वो एरिया भी कॉर्नर पे लगता है। तो वही उसके नज़दीक एक ब्लू बर्ड हाई राइज अपार्टमेंट, उसमें ड्यूप्लेक्स फ्लैट था जया शेट्टी का। अब छोटा राजन को और उसके गैंग को लगा होगा कि इतना 100 करोड़ का मालिक आदमी, उससे फिरौती मांगनी तो बहुत आसान बात है और वो दे भी देगा। लेकिन उस शेट्टी ने पहले जो अंडरवर्ल्ड जब जोरों पे था मुंबई में, जब एक एक शेट्टी, बड़े शेट्टी को अपना रेस्टोरेंट बंद करके कर्नाटका भागना पड़ा था, ये शख्स ही याद। तो इसको पता था कि मैं डरूंगा तो मर जाऊंगा, तो ये डरता नहीं था। इसलिए शायद उससे फिरौती मांगी गई, उसने देने से इनकार कर दिया। जब फिरौती मांगे जाने लगी तो उसने पुलिस में कंप्लेंट भी किया, उसको सिक्योरिटी भी मिली। लेकिन जब कुछ समय तक कोई थ्रेट नहीं आई, अब अंडरवर्ल्ड भी सोचता है अब इसके पास पुलिस की सिक्योरिटी है, 2 गनमैन मिले हुए हैं कारबाज वाले, तो इसको मारना मुश्किल है, तो चुप करके बैठ गए। धमकी देना कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया। उसके बाद इसने कहा कि अब मुझे कोई फ़ोन वो नहीं आ रहे, आप सिक्योरिटी वापस ले लीजिए। तो मुंबई पुलिस ने वो सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी।
2 महीने पहले, फरवरी में 2001 में। इसी बात का इंतज़ार तो छोटा राजन गैंग को था, और जैसे सिक्योरिटी वापस होती है तो इसको मारने की प्लानिंग शुरू होती है, फिर दोबारा धमकियाँ दी जाती हैं। अब इस आदमी ने सोचा कि अब मैं दोबारा पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस वाले कहेंगे पहले सिक्योरिटी वापस क्यों की, तो कुछ होगा बात। खैर अल्टीमेटली जो होना था वो हो गया। 4 मई को इसका कत्ल कर दिया जाता, जिसका फैसला आ जाता। लेकिन इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो कहानी है कि इस आदमी के मरने के बाद इसके परिवार में प्रॉपर्टी का झगड़ा शुरू हो गया। अब जैसे मैंने कहा 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी। इसके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा मनोहर, दूसरा मोहन, तीसरा मंगेश, जो अमेरिका में कहीं पढ़ता था रहता था, उस समय की बात है 2007 की। मनोहर बड़ा था तो उसने सब फैमिली साथ में रहती थी। जया शेट्टी की पत्नी मनोहर की माँ उसी घर में रहती थी कैरल रोड के उस पॉश बिल्डिंग के ड्यूप्लेक्स फ्लैट में, जो फ्लैट ही तकरीबन आज के दिन में 50 करोड़ रुपए का होगा। तो ऐसा ऐसा इसकी पत्नी, जया की पत्नी, मनोहर की माँ, उसका कहना है कि उसको उसके बेटे मनोहर ने तंग करना शुरू किया क्योंकि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अकेला हजम करना चाहता। तो ये उसके एलिगेशन है। तो बीच में लोग डाले गए कम्युनिटी के, शेट्टी बरादरी के, कि जो फैमिली का डिस्प्यूट है। तो माँ का कहना ये था कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों आपस में बराबर बांट लो, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो है कौन सी प्रॉपर्टी किसको चाहिए, वो मनोहर क्योंकि बड़ा है। 2007 में उसकी उम्र 34 साल थी, मोहन की 32 साल थी, और छोटी की उम्र पता नहीं क्या थी, जो अमेरिका में रहता था, मंगेश। तो इसकी माँ ने फैसला करवाना चाहा, उसके तो बेटे एक जैसे होते माँ के लिए, लेकिन मनोहर को कहा जाता है ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपनी माँ के खिलाफ ही हो गया कि ये मेरी माँ छोटों का साथ क्यों दे रही है। तो खैर एक कम्युनिटी के लीडर हैं मिस्टर रवि शेट्टी, उनको बीच में डाला गया। उन्होंने बैठ के फैसला करवा दिया, और पूरे फैसले को एक रिटर्न अंजाम देने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए एडवोकेट रामचंद्रा के ऑफिस में मीटिंग रखी गई। तो ये सारी पार्टीज एडवोकेट के ऑफिस में पहुंच जाती, और जहाँ पे जब वो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जा रहा था एडवोकेट के ऑफिस में, तो वहाँ पे मनोहर और मोहन, बड़ा भाई और छोटा भाई, ये दोनों, तीसरा भाई तो अमेरिका में था, ये दोनों भाई जया शेट्टी के बेटे मान के साथ, इनमें झगड़ा हो जाता। मनोहर शायद कुछ ज़्यादा मांग रहा होगा या मोहन ज़्यादा मांग रहा होगा, कुछ इसको लेके तू मैं हो जाती है वकील के सामने, रवि शेट्टी के सामने और उनकी अपनी माँ के सामने। उसमें गुस्से में आके मनोहर शेट्टी अपना मोबाइल फ़ोन गुस्से से छोटे भाई मोहन को ऊपर फेंक देता है, मारता उसको जैसे पत्थर मारते हैं किसी को। और मोहन को गुस्सा आ गया, वो उठा, उसने अपना पिस्टल निकाला और एक गोली चला दी अपने बड़े भाई मनोहर के ऊपर। एडवोकेट के दफ्तर में जहाँ और भी स्टाफ था, अब वहाँ तो भगदड़ मच गई, और एडवोकेट ने इमीडिएटली, रामचंद्रा ने उसको पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है, मनोहर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ लकीली उसकी जान बच जाती है, क्योंकि एक गोली जहाँ लगी वो जानलेवा नहीं थी। मोहन को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे आपको पता है जब फैमिली की बात होती है तो समझौते हो ही जाते हैं। लेकिन इन बिटवीन
उसकी माँ ने एक, मुझे याद है 2007 में कुछ इंटरव्यू दी थी कि इसमें मेरे छोटे बेटे मोहन का कसूर नहीं है जिसने गोली चलाई, उसको प्रवोक किया गया, मनोहर ने उसको भड़काया। जिस तरीके से उसने मोबाइल फ़ोन फेंका था वो मेरे छोटे बेटे का नुकसान भी कर सकता था। उसकी आँख में लगता या सर में लगता तो ये उसको नहीं करना चाहिए था। मेरे छोटे बेटे ने तो अंडर प्रोवोकेशन अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, और एक ही गोली चलाई। अगर उसने मारना होता बड़े भाई को तो और 5 गोलियां थी वो भी चला देता। खैर ये तो कानून की बात है। अल्टीमेटली उसका पता नहीं क्या हुआ कि इसका मैं बहुत ढूंढ रहा था, एंड रिजल्ट मिला नहीं। लगता ये है कि कोई फैसला हो गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी सारी थी उसके कागज़ नहीं मिल रहे थे, तो मनोहर को शक हुआ कि मेरी माँ के पास कागज़ है। इनका एक घर, फैमिली होम जो था वो मैंगलोर में था, कर्नाटक। तो मनोहर बिना किसी को बताए उस फैमिली होम में जाता है, वहाँ नौकर चाकर थे, घर की तलाशी लेता है। नौकर जब मना करते हैं कि माता जी नहीं आए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, खैर वहाँ झगड़ा भी होता है, लेकिन कोई कागज़ मनोहर को वहाँ से नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा फैसला हुआ कि माँ ने बोला मनोहर को कि जो 3 हिस्से तो होने हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारी, जो तुम्हें चाहिए तुम रख लो, बाकी लोग चले। तब तक ये माँ अपने बड़े बेटे का घर छोड़ के छोटे बेटे मोहन के साथ, जो बांद्रा में रहता था, कार्टर रोड पे उसका बड़ी पॉश सोसाइटी में घर था, उसके साथ रहने चली गई थी। तो ये फैमिली का डिस्प्यूट हुआ, बाद में समझौता भी हो गया होगा, प्रॉपर्टी बंट गई, लेकिन मामला बहुत गंभीर हो गया। अगर वो गोली कहीं वाइटल पार्ट पे लग जाती, हार्ट पे या सर में, तो मनोहर का कत्ल भी हो सकता था, और मोहन जो है वो जेल भी जा सकता था। सो दोस्तों, ये पैसे का सब चक्कर। जय शेट्टी के पास पैसा था, इसलिए उससे फरौती मांगी जाती थी अंडरवर्ल्ड से, और जब वो मर गया तो प्रॉपर्टी को लेके बेटे आपस में लड़ रहे हैं। माँ बेटों को बीच में फंस जाती है, किसका साथ दे किसका ना दे। और जब वो प्रोटेस्ट करती है, छोटे बेटे का साथ देती है। उसने ये भी एलिगेशन लगाया था कि बड़े बेटे ने उसको टॉर्चर भी किया, उसके ऊपर हाथ भी उठाया, ऐसी बातें भी आई थी जो नहीं होनी चाहिए। चाहिए तो ये था कि बाप के मरने के बाद पूरे परिवार को एकजुट, एक साथ होके एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन वो तो आपस में लड़ पड़े 6 साल के अंदर अंदर। 2001 में बाप का मर्डर होता है, 2007 में एक दूसरे पे गोलियां चलाने लग गए। खैर ये उनका आपस का मामला है। तो ये कहानी थी आज उस केस की जिसमें छोटा राजन को दूसरे केस में उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब अभी भी 31 केस पेंडिंग है, जिनमें पहले छोटा राजन को भगौड़ा करार दिया गया था। उनमें बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनमें बाकी के आरोपियों को सज़ा हो चुकी। उसमें 3-4 केसेस में उम्र कैद की सज़ा भी है। अब जब उन केसेस का फैसला आएगा, थोड़े महीनों में आ सकता है, एक एक करके सबके फैसले आने शुरू हो जाएंगे अभी। तो कितने केसेस में छोटा राजन को और सज़ा होती है, 10 साल की होती है, जब 15 साल की जो उम्र कैद, वो देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।